Hello students, welcome to the video for Allied Business Law. We are continuing with the Act of Prevention of Money Laundering 2002. As it is fifth part for the video, and I hope you have seen the last four parts and understood the act. Now I am going to start for the fifth part, and my topic for today is reciprocal arrangement for assistance in certain matters. Reciprocal means opposite. Certain matters means it is basically used for terms where two countries are involved. Like एक हमारा देश हो गया, एक दूसरा देश हो गया. सपोज़ कि हमारे देश में किसी ने कोई ऑफेंस किया है, किसी ने अपराध किया है और उसका रिलेशन दूसरी कंट्री से भी है. हो सकता है पर्सन ने वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र की हो, वहाँ पे किसी अकाउंट में किया हो, या यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके वो फॉरेन कंट्री में ले गया हो. तो जहाँ पे दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व रहती हैं वहाँ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल अरेंजमेंट. तो फॉर असिस्टेंस इन सर्टन मैटर्स, फॉर असिस्टेंस मीन्स कि हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और वो मैटर्स बेसिकली कौन से होते हैं जब दो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं. तो यहाँ पे हम पहले दो तीन टर्म्स की बात करेंगे. फर्स्ट टर्म क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ. कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ मीन्स कि जो लॉ हमारी कंट्री में है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके जवाब में फॉरेन कंट्री में जो लॉ है वो उसका मिलता जुलता होगा. तो हम ये सोचेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल वहाँ पे है तो जो लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वही लॉ फॉरेन कंट्री का भी वहाँ पे अप्लाई होगा. अगर उनका मिलता जुलता लॉ होगा तो वो अपना लॉ अप्लाई कर लेंगे, नहीं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा लॉ यहाँ पे है सेम लॉ वहाँ पे होगा. तो इसके लिए क्या है कि सेम ऑफेंस के लिए सेम पनिशमेंट ही दी जाएगी, चाहे वो कंट्री अपनी लॉ के हिसाब से दे, चाहे वो कंट्री इंडिया की लॉ के हिसाब से दे, बट द पनिशमेंट विल बी सेम. अगर वो ऑफेंस चाहे इंडिया में किया गया है चाहे वो किसी और कंट्री में. यहाँ पे लिखा गया है टू एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. जो भी शेड्यूल में आते हैं उसके ऑफेंस में जो भी अपराध वहाँ किया गया है वो लॉ ही अप्लाई होगा, या मिलता जुलता लॉ अगर उस फॉरेन कंट्री का होता है. ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस. क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस मीन्स कि अगर बाहर किसी बॉर्डर पे किसी ने कोई ऑफेंस किया है, मीन्स एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया विच कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस एट दैट प्लेस. किया बाहर है और वहाँ पे वो अपराध भी माना जाता है, और अगर इंडिया में किया जाता तो वो किसके अंडर आता? पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल. हैड इट बीन कमिटेड इन इंडिया, मतलब अगर वो इंडिया में होता तो वो इन तीन शेड्यूल्स के अंडर आता. एंड इफ़ सच पर्सन ट्रांसफर्स द प्रोसीड ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट देयर ऑफ टू इंडिया, और उस ऑफेंस की कोई भी प्रोसीड्स इंडिया में ट्रांसफ़र करता, और एनी ऑफेंस या उससे कोई भी मिलता जुलता और पार्ट देयर ऑफ हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, या इंडिया में ट्रांसफ़र करता या बाहर ट्रांसफ़र करता, या वो अटेम्प्ट भी करता, तो वो सेम चीज़ मानी जाती, चाहे वो टाइम इंडिया में हो रहा है चाहे वो बाहर हो रहा है. उसका जो इम्पैक्ट है, जो इम्प्लीकेशंस है, दैट विल रिमेन सेम. जगह मैटर नहीं करती है, जगह कोई मैटर नहीं करती, चाहे वो इंडिया में हुआ है चाहे वो इंडिया के बाहर हुआ है, बट द नेचर ऑफ क्राइम इज़ सेम एंड इट इज़ कवर्ड अंडर पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस. और उसके बाद उसने एक्सप्लेनेशन दे रखी है. उसके बाद बात आती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. इसके लिए क्या है? नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया. ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यहाँ पे टर्म किसके लिए यूज़ हो रही है? जो इंडिया के बाहर है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है या सिमिलर ऑफेंस प्लेस हुआ है. अरेंजमेंट इज़ मेड बाय सीजी विद द अदर कंट्री. और इस चीज़ के लिए अरेंजमेंट कौन करेगा कि पनिशमेंट मिले, लॉ फॉलो की जाए? सीजी स्टैंड्स हेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये अरेंजमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू ट्रीटी और अदरवाइज़. और इसके लिए उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में अरेंजमेंट होगा. अरेंजमेंट कोई ट्रीटी मतलब उनके आपस में किसी समझौते पे या कोई और किसी भी तरह से उनका आपस में जो है वो एग्रीमेंट या कोई समझौता होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज़ अरेंजमेंट्स विद फॉरेन कंट्री. सेक्शन 55 में तो हमने डेफिनेशंस की हैं 3, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, और अरेंजमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट.
और वो अरेंजमेंट किसी भी थ्रू हो सकता है, चाहे उनके बीच में कोई ट्रीटी साइन हो या कोई और एग्रीमेंट हो। एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्रीज, सेक्शन 56, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस तरह का एग्रीमेंट कर सकती है बाहर की गवर्नमेंट के साथ? नंबर 1, इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिवेंशन। इंफॉर्मेशन कि ये चीज़ ना हो, वो कह सकती है कि ये हमारा एक्ट है और आप अपनी कंट्री में भी इस चीज़ को लागू कर सकते हो। और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती है अगर इस एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस रोकना हो, अगर उनको पहले पता चले कि ये चीज़ होने वाली है तो वो हमें इंफॉर्मेशन पहले ही दे दें। और अंडर द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स इन दैट कंट्री और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनी ऑफेंस, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते कि हमारी कंट्री में कौन सा एक्ट चल रहा है और आपकी कंट्री में कौन सा है, किस तरह वो दोनों सिमिलर हैं, या ऑलरेडी एक्ट के अंडर कोई ऑफेंस हो चुका है तो उस केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अरेंजमेंट या एग्रीमेंट कर सकते हैं। एंड मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजंस। और भी अगर कोई उनको प्रोविजंस करने हैं इन 3 पॉइंट्स के अलावा तो वो अपने ऑफिशियल गजट में नोटिस दे के वो चेंजेस कर सकते हैं। Second point, the central government may by notification in the official gazette direct that the application of this chapter relating to a contracting state with which reciprocal achievements have been made shall be subject to such conditions, exceptions or qualifications as are specified in the said notification। वो कहते हैं कि जो हमने एप्लीकेशन मूव करनी है, जो हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बनाने हैं दूसरी कंट्री के साथ, वो उनके ऊपर कंडीशंस, एक्सेप्शंस और क्वालिफ़िकेशंस, मींस जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जिन जिन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है, इंक्लूड करना है, वो नोटिफिकेशन में होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकल अरेंजमेंट माना जाएगा। ये बेटा जो आपको सामने डायग्राम देख रहा है, ये इन्हीं पॉइंट्स को उसने एक्सप्लेन किया है। ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीमेंट विद अदर कंट्री फॉर इन्फोर्सिंग द प्रोविजंस, ठीक है, एक्ट को लागू करना और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किसके लिए करनी है कि कल को कोई इस एक्ट के अंडर कोई क्राइम करता है तो उसको रोकने के लिए, उनकी कंट्री में कोई क्राइम करता है तो उसको रोकने के लिए, और उनकी लॉ के अकॉर्डिंगली ही हम रोकेंगे। और अगर ऑलरेडी इसके अंडर कोई केसेस चल रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एग्रीमेंट हो सकता है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को लेटर भेजना है, किसके लिए भेजना है? कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है एक्ट के अकॉर्डिंगली या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसमें कोड ऑफ सिविल कंडक्ट लागू नहीं होता, इसके अंदर जो भी अपराध किए जाते हैं वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर आते हैं। तो वो कैसे स्टार्ट होगा? इन्वेस्टिगेशन करनी है या हमने कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो हम किसको एप्लीकेशन देंगे? एप्लीकेशन इज़ मेड टू अ स्पेशल कोर्ट। हमने पिछली वीडियो में स्पेशल कोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। एप्लीकेशन देंगे स्पेशल कोर्ट को, और एप्लीकेशन कौन देगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और एनी ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू द, या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका एक हायर सीनियर ऑफिसर, कि जिसको लगता है कि मुझे कोई एविडेंस चाहिए इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और उसको लगता है कि उस जगह पे वो एविडेंस अवेलेबल है। अगर स्पेशल कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ एविडेंस ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो फिर वो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट किसको करेगा? वहाँ के कोर्ट को या अथॉरिटी को, किसकी? जो फॉरेन कंट्री है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, जो इस चीज़ से डील करेगी और उनको बोलेगी कि हमें इस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को एग्जामिन करने के लिए परमिशन दी जाए। Take such steps as the special court may specify in such letter of request. Forward all the evidence so taken or collected to the special court issuing such letter of request. मतलब यहाँ पे क्या है कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगी फॉरेन कंट्री में, कौन इशू करेगा ये लेटर इशू करेगा स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट को एप्लीकेशन कौन देगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई और पर्सन जो उस ऑफिसर का सीनियर होगा। और अगर उसको ये लगेगा कि फॉरेन कंट्री में या दूसरी कंट्री में वहाँ पे कोई एविडेंस है और वो एविडेंस इनको हेल्प कर सकता है इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने में, तो फिर एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू होगा वहाँ के कोर्ट को या वहाँ की अथॉरिटी को
और रिक्वेस्ट की जाएगी कि हमें उस केस के फैक्ट्स को एग्जामिन करने दिया जाए। अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो प्लीज़ वो हमें एविडेंस दे दिया जाए या दिखा दिया जाए। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसमिटेड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बोलेगी। Every statement recorded or document or thing received shall be deemed to be the evidence collected during the course of investigation। और लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन का एविडेंस माना जाएगा। अब बेटा ये सामने डायग्राम दिख रहा है आपको, एक फिगर दिख रही है, उसमें इन सभी पॉइंट्स को सम अप कर रखा है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कब इशू होगी? जब एप्लीकेशन किसके पास आएगी? स्पेशल कोर्ट पे। दैट वो वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन में कि वहाँ पे एक एविडेंस है। कौन देगा? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उसका सुपीरियर। और उसकी ओपिनियन होगी कि उसको लगता है कि ये जो सबूत है ये बाहर वाली कंट्री के पास है। और जैसे ही कोर्ट सेटिस्फाई होगा उसके बाद लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कोर्ट या अथॉरिटी को दे दी जाएगी जो कम्पिटेंट होगा इस रिक्वेस्ट ऑफ लेटर को डील करने के लिए। असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टन केसेस। अब हम किसी को हेल्प भी कर सकते हैं। सपोज़ अब ये तो बात थी कि हम लोग उनके पास जा रहे थे, अब हो सकता है कि बाहर वाली कंट्री हमारी कंट्री में आए तो हमें उनको हेल्प करनी पड़ेगी। असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब हमने अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को हेल्प करनी है। जब हमारे पास किसी फॉरेन कंट्री से रिक्वेस्ट आती है तो उसको हम कैसे डील करते हैं? When a letter of request is received by central government, देखो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले टॉपिक में क्या था, वो दे रही थी, अब हमें वो रिसीव हो रही है। फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखो अब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें किसी ऑफेंस या प्रोसीडिंग्स की इन्वेस्टिगेट करनी है। तो अब क्या होगा? फॉरवर्ड कर देंगे वो लेटर एंड फॉरवर्डिंग टू सच कोर्ट और अथॉरिटी। और वो बोलेंगे कि अगर आपके पास कोई इससे रिलेटेड सबूत है तो आप हमें प्लीज़ दे दो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द स्पेशल कोर्ट और टू एनी अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज इट थिंक्स फॉर फिट एग्जीक्यूशन ऑफ सच लेटर इन अकॉर्डेंस। ठीक है, अब लेटर किसके पास आएगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगेगा तो फिर वो फॉरेन कंट्री की लेटर को फॉरवर्ड करेगा स्पेशल कोर्ट या किसी और अथॉरिटी को जिसको वो उसको लगेगा कि हाँ ठीक है कि वो इस एक्ट के अकॉर्डिंगली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या जो भी लॉ उस टाइम होगा उसके अकॉर्डिंगली वो इस लेटर को सेंड कर देंगे। तो ये उसका हमें शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कहाँ से आया? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। रिसीव किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कहाँ से आया? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से। पर्पस क्या था? फॉर रिक्वेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट। उन्होंने रिक्वेस्ट की है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड कर दी रिक्वेस्ट टू स्पेशल कोर्ट या टू एनी अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज इट थिंक्स फिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंडर कलेक्ट होगी वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डायरेक्टर की, कि वो सारी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा। जो भी ऑफिसर है, अथॉरिटी है या बॉडी है इस लॉ के अंडर कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसके लिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फर्निश करेगा। और किस पर्पस के लिए फर्निश करेगा? हमने कोई टैक्स लगाना है, हमने कोई उससे ड्यूटीज चार्ज करनी है, और सेस और टू डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज और प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइको। इन एक्ट्स के अंडर अगर हमने किसी को भी कोई टैक्स पे करने के लिए कोई उससे ड्यूटी लेनी है या कोई सेस लगाना है तो ये डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी है जिसको वो काम दिया गया है लगाने का, वो उसको ये सारी की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा। सेकंड इज़, और अगर उसको लगता है कि जो ऑफिसर ये काम कर रहा है इट इज़ नेसेसरी टू डू सो इन द पब्लिक इंटरेस्ट, एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और obtained by such director or specified by him in the performance under may in the opinion be necessary for the purpose of that। हाँ,
इसमें यही बोला गया है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको फर्निश करवानी पड़ेगी, चाहे वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, चाहे वो ऑफिशियल गज़ट में नोटिस दिया गया है, जो भी है। अगर उसने अपना काम करना है तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको फर्निश करवाएगा जो भी उसको स्पेसिफाई किया गया है। सो बेटा, दिस वाज फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में होप सो चैप्टर ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ तक स्टडी कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो योर क्वेरीज विल बी टेकन इन द लाइव क्लास। एंड प्लीज़ बेटा वीडियोस देख लिया करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज बहुत ईजी यूज़ होती है, सिंपल होती है। स्टिल यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनी टर्म क्योंकि टेक्निकल टर्म्स हैं, तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द लाइव क्लास। थैंक यू बेटा।